क्या कर रहे हैं मलिक साहब, अंदर आ जाओ। जमील ने दरवाज़ा नॉक करते हुए मलिक से पूछा, जो अपने ऑफिस में बैठा सिगरेट की कश लगा रहा था। आ जाओ जमील। मलिक ने सिगरेट एस्ट्रे में मसलते हुए उसे अंदर आने की इजाज़त दी। जमील ने अंदर आते हुए डोर थोड़ा सा खुला हुआ ही छोड़ दिया। मलिक साहब, कन्फर्म हो गया कि आपका माल ताशफी नहीं पकड़वाया है। उस एसपी के एक चमचे से मैंने उगलवा ली है। जमील ने आकर उसके सामने मेज़ की दूसरी साइड चेयर पर बैठते हुए बोला। मुझे यकीन था कि आप उसी ने किया है। अपनी बीवी का बदला लेने के लिए उसने मेरा करोड़ों का नुकसान करवा दिया। अब तुम देखना, मैं उसकी बीवी के साथ क्या करूँगा। उसे उठवा कर कोठे पर ना छोड़ा तो मेरा नाम भी मलिक नहीं। मलिक ने दांत पीसते हुए प्लानिंग करना शुरू कर दी और जमील को भी बताने लगा। उसका कुछ तो बाद में करेंगे मलिक साहब। वो जो औरतें आपके घर आई थी कल ताशफीन के घर से, उनका क्या करना है? कुछ सोचा है आपने? जमील ने अपना सर निकाल कर टेबल पर रखते हुए टाइम देखा और साथ मलिक से अलीज़ और उसकी माँ के बारे में पूछने लगा। हाँ, मैंने उनका बंदोबस्त करने का भी सोच लिया है। पहले मुझे शक था कि ताशफी ने खुद ना भेजा उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं लगता। उसने उन्हें घर से निकाल दिया होगा, क्योंकि ये बुढ़िया पहले भी एक दो बार मेरे घर आई थी और ताशफीन की बीवी को उस घर से निकलवाने की दर पे थी। उसकी बेटी अच्छी है, खुश शक्ल, जवान, उसका अच्छा मुआवजा मिल सकता है। सबसे पहले उसे लाकर बेसमेंट में डालूंगा उन लड़कियों के साथ जिनको हमने एक दो दिन में आगे बेचना है। मेरी डील हो चुकी है। उसके बाद इस बुढ़िया का भी कुछ करते हैं, लेकिन अब जल्दी से जल्दी लड़कियों के रखने की किसी और जगह का इंतज़ाम करना होगा। मेरा बेटा अब ऑफिस आने के लिए बसीद है और वो किसी भी दिन आ सकता है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी उसके सामने आए। मलिक ने टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए पुरसोच अंदाज में जमील को अपने इरादों से आगाह किया। सामने तो आ चुके हैं बाबा। नहीं, बाबा नहीं, तुम बाबा कहने के भी लायक नहीं हो, क्योंकि इतना घटिया चेहरा मेरे बाबा का हो ही नहीं सकता। अभी जमील कुछ कहता जब हामिद दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। क्या क्या नहीं टूटा था उसका मान, उसका भरोसा। वो अपने बाप को क्या से क्या समझता था, और उसके बाप ने क्या किया। कैसा इंसान निकला। आज उसका कौन सा घिनौना चेहरा उसके सामने आया। ताशफीन ऑफिस में बैठा अपने काम में मसरूफ़ था जब उसे सुबह वाले इंसान की कॉल आई। उसने बगैर टाइम ज़ाया किए कॉल पिक की। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो ताशफीन अपना कोट उठाया, सेल और वॉलेट पॉकेट में डालते हुए वो बाहर की जाने बढ़ा। 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद वो यूनिवर्सिटी में खड़ा था। वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस गया और मलिक के बेटे हामिद के लिए पैगाम भिजवाया कि वो उससे मिलने आया है। कुछ ज़रूरी काम के थे तो जल्दी आ जाए। उसे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। थोड़ी ही देर में खुश शक्ल सा लड़का इजाज़त लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में आया। ताजमीन को उसे देखकर झटका लगा। हामिद का चेहरा उसकी माँ से कितनी मुशाबियत रखता था। उसने सर झटकते हुए खुद को कंपोज किया और हामिद को देखते हुए उसे लेकर बाहर निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, बट मैंने आपको पहचाना नहीं। हामिद ने उसके साथ बाहर आते ही पहला सवाल किया। वालेकुम अस्सलाम। पहचाना तो मैंने भी नहीं तुम्हें। खैर, तुम्हारे बाबा के ऑफिस जा रहा हूँ, आज बहुत कुछ तुम्हारे सामने आने वाला है। अपने दिल को संभाल लो और मेरे साथ चलो। ताजफीन ग्लासेस पहनते हुए उसके साथ चल रहा था। बाबा का नाम सुनकर हामिद के चलते कदमों को ब्रेक लग गई। उसे देखते हुए ताजफीन भी रुक गया। क्या मतलब है आपका? बाबा को आप कैसे जानते हैं? और क्या सामने आएगा, मैं समझा नहीं। हामिद ने रुकते हुए उससे पूछा। उसके दिमाग ने उसे कुछ गलत होने का इंदिया दिया। घबराओ मत बच्चे, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हैं और हम उनके ऑफिस जा रहे हैं। वहाँ तुम्हें सब पता चल जाएगा। अगर मुझसे कुछ घबराहट महसूस हो रही है तो तुम अलग से भी आ सकते हो। ताशफी ने उसकी सवालिया नज़रों को देखते हुए कहा तो हामिद कुछ रिलैक्स हो गया। नहीं, घबराऊंगा क्यों, आपके साथ ही चलता हूँ। देख लेते हैं कि क्या सामने आ रहा है। आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए लगता तो नहीं कि आप बाबा के ऑफिस के वर्कर हैं। फिर आप कौन हैं? हामिद वापस उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलने लगा। साथ सवाल और जवाब भी करने लगा। मेरा नाम ताशफीन है, ताशफीन हैदर। तुम्हें सही लगा, मैं तुम्हारे पापा का वर्कर नहीं हूँ, मेरा अपना बिजनेस है। वो चलते हुए गाड़ी के पास पहुँच गए। ताशफीन ने उसके लिए डोर खोला तो वो अंदर बैठ गया। तो वो भी घूमकर अपनी साइड पर आया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। ओह हाँ, मैं तो जानता हूँ आपको। आज आपसे मिलने का मौका भी मिल गया। उसका तारुफ सुनते ही हामिद खुशी से उसे बताने लगा तो ताशफीन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। हामिद उसके डिम्पल्स देखने लगा। आपकी तरह मेरी मामा के भी दोनों गालों पर डिम्पल्स पड़ते थे। उसके डिम्पल्स देखते हुए हामिद को अपनी माँ की याद आई तो बेख्तियार उसका जिक्र करने लगा। माँ का जिक्र सुनते ही ताशफीन की मुस्कुराहट सिमटी। ताशफीन हामिद को लेकर मलिक के ऑफिस पहुंचा तो आधा खुला दरवाज़ा देखते हुए हामिद को खामोश रहने का इशारा किया। हामिद ने नासमझी से ताशफीन की तरफ देखा तो उसने अंदर की जानिब इशारा किया। वह भी खामोश होकर खड़ा हो गया और दोनों अंदर होने वाली गुफ्तगू सुनने लगे।
ताशफीन को तो मलिक से इन्हीं सब बातों का अंदाज़ा था। अलबत्ता नीसा बेगम का बार बार मलिक के यहाँ जाना और हिबा को वहाँ से ले जाने का कहना उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो अपना बदला ले चुका था। अब मलिक की ज़बान से नीसा बेगम और लीज़ा के बारे में की प्लानिंग सुनकर उसने लीज़ा लोगों को मलिक के घर से निकालने के बारे में सोचा, क्योंकि जो भी था, ताशफीन का उन दोनों के साथ खून का रिश्ता था। वो उन्हें इस जहन्नुम में झोंक नहीं सकता था। हामिद जैसे जैसे अपने बाप की बातें सुन रहा था, उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, तो वह दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और ज़ख्मी निगाहों से मलिक को देखते हुए गोया हुआ। अपने बेटे को सामने देखकर मलिक का रंग फक हुआ। वो गड़बड़ाकर अपनी चेयर पर से उठा। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे सिचुएशन को संभाले। बड़बड़ाते हुए वह अपने मुंह पर हाथ फेरने लगा। हामिद की आंखों में आंसू देखकर उसे मालूम हो गया था कि वो जमील और उसके माबेन होने वाली सारी गुफ्तगू सुन चुका है। बेटा, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हें पूरी बात समझाता हूँ कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा था। तुम बैठो तो। वो चलता हुआ हामिद के पास आया और उसे देखते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बात संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन हामिद मलिक से 2 कदम दूर होकर खड़ा हो गया। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। आपका हड़बड़ाना, आपके चेहरे का रंग, मुझे सब बता चुका है कि क्या बात है और आप ये बातें क्यों कर रहे थे। यही वजह थी, इसीलिए मुझे ऑफिस आने से रोकते रहे आप। और मैं बेवकूफ़ समझता रहा कि मेरा बाप मुझे अभी इंजॉय का टाइम दे रहा था और इसीलिए वो मुझे अभी ऑफिस के झंझट में नहीं पड़ने दे रहा। और आप अपने करतूत छुपाने के लिए मुझे रोकते रहे। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई मुझे, यानी अपने सगे बेटे को सारी ज़िंदगी हराम खिलाते हुए। हामिद ने अपने सीने पर उंगली रखकर ज़ख्मी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, तो मलिक का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। अपने बेटे के सामने वो शर्मिंदा होकर रह गया था। उसका सर उठाना माहौल हो गया था। उसने कभी नहीं चाहा था कि ये सब हामिद के सामने आए, क्योंकि उसे अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा था कि जिस दिन हामिद को ये सब मालूम हो गया, उस दिन वो मलिक से बेइंतहा नफरत करने लगेगा। और वह दिन आज आ गया था। वो भूल चुका था कि उसकी रस्सी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने उसे ढील तो दे रखी है और आज अल्लाह ने वो रस्सी खींच भी ली। लाखों लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करके वो ऐशो इशरत से रह रहा था। लोगों के घर के आंगन उजाड़ते हुए उसका दिल नहीं कांपता था। लाखों जवान लड़कों लड़कियों को वो ड्रग्स सप्लाई करके उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करके मारता था। तब भी उसके दिल में खुदा का खौफ नहीं आया। मुझे आपकी शक्ल से घिन आ रही है। आपके इस चेहरे के पीछे कितना घिनौना चेहरा छुपा है। मुझे मालूम होता तो मैं एक सेकंड आपके साथ न रहता। आपके साथ बताए हुए एक एक पल से मुझे हद से ज़्यादा नफरत महसूस हो रही है। और आप लोगों के घर उजाड़ कर मुझे खिला रहे थे, अपने पालतू कुत्तों को पाल रहे थे, जिनकी बेटियों को उठाते थे। उनके घर क्या गुजरती होगी, आपको कुछ अंदाज़ा है। आपकी बहन बेटी होती, इसके साथ कोई ये सब करता, तो आपको कैसा महसूस होता। अरे कैसे इंसान है आप। आपके दिल में ज़रा भी शर्म, गैरत, खौफ खुदा कुछ नहीं बचा। आपको क्या अंदाज़ा होगा, आपके पास दिल की जगह पत्थर जो फिट है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज वह जितना कुछ कह सकता था मलिक के लिए कम था। न जाने कब से वो इन कामों में मुलविस था। उसकी वजह से कितने ही घर वीरान हुए होंगे। मलिक बिल्कुल खामोश नजरें झुकाए खड़ा था। उसे लगा वो अब कभी भी अपने बेटे से नजर नहीं मिला सकेगा। ताशफीन नॉक करके ऑफिस में दाखिल हुआ तो जमील उसे देख कर मुस्कुराया। मलिक ने नज़र उठाकर आने वाले को देखा तो उसे ताशफीन मुस्कुराते हुए नजर आया। अब उसे समझ आया कि कैसे हामिद आया और उसे कैसे ये सब मालूम हुआ। ये सब ताशफीन की प्लानिंग थी। ये सोचते हुए वो तैश में आया। तुम बेगैरत घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही बेटे को मुझसे बदजन करने की। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो तैश में उसे मारने के लिए ताशफीन की तरफ लपका, जब हामिद उसके सामने आ गया। ये ना होते तो मैं क्या पता आगे भी कब तक हराम खाता रहता, और क्या पता आप कितने और घर उजाड़ने में कामयाब हो जाते। कब तक आपका घटिया और घिनौना चेहरा मुझसे छुपा रहता। सो इनको हाथ लगाने की गलती भी मत कीजिएगा, वरना मैं आपकी उम्र का लिहाज भी नहीं करूँगा। खैर, मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ। आज के बाद वैसे भी मैं आपकी शक्ल नहीं देखूंगा। मैं आपको आपके किए की सज़ा दिलवाऊंगा, ताकि लोगों की बेटियां सेफ रहें, लोगों की इज्जत सेफ रहे। ये कहते हुए उसने मलिक को एक हाथ से पीछे की तरफ धक्का दिया और सेल निकाल कर पुलिस को इत्तला देने लगा। हामिद को देखकर उसे झटका लगा। मलिक खौफजदा नज़रों से उसे देखने लगा। उसकी वहम गुमान में भी नहीं था कि उसका अपना बेटा ही उसे अरेस्ट कर पाएगा। वह सोच रहा था कि नाराज़ होगा, घर नहीं आएगा, धीरे धीरे मना लेगा वो उसे। लेकिन पुलिस को कॉल करता देखकर वो अपनी ही जगह स्टिल सा हो गया। उसने नज़र उठाकर सामने देखा तो ताशफीन उसे देखकर तंजिया मुस्कुराया। मलिक ने उसे देखते हुए फ़ौरन गन निकाली और ताशफीन की तरफ उसका रुख मोड़ा।
میں نے تمہیں ہلکا لیا، یہی مجھ سے غلطی ہوئی۔ تیری اس نام نہاد بیوی کو اور اس بہن کو اٹھوا کر کوٹھے پر بیچ آتا تو تمہارے ہوش ٹھکانے آتے۔ لیکن اب میں جیل جاؤں گا اگر، تو تجھے بھی پہلے اوپر پہنچا کر، تاکہ کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ اور یہ جس غدار نے تیرا ساتھ دیا نا، پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ تیری بیوی کا ماموں ہے، جس نے پہلے اسے میرے آگے بیچا تھا، لیکن وہ سالی رات کے اندھیرے میں ہمیں چونا لگا کر بھاگ گئی۔ اس کی بات سنتے ہوئے تاشفین نے جمیل کو دیکھا، جس کا رنگ فک ہوا تھا۔ اس نے ملک کے خلاف استعمال کیا تھا۔ ملک کے ساتھ جمیل کے تعلقات تو ویسے بھی اچھے نہیں تھے۔ تاشفین نے اسے زیادہ پیسوں کی آفر کی تو وہ بھی پیسوں کی لالچ میں آ کر ملک کے خلاف ہو گیا اور تاشفین کو ملک کے بارے میں ہر انفارمیشن دی۔ اس نے تاشفین کو بتایا کہ ملک نے اپنے بیٹے سے سب چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ تاشفین نے پہلے اس کا مال پکڑوا کر اس کا کروڑوں کا نقصان کروایا، پھر حامد کے سامنے اس کی اصلیت لا کر اسے اپنے ہی بیٹے کے ساتھ نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تاشفین اس کے چہرے پر اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ جمیل کو اب ڈر تھا کہ تاشفین کہیں اس کے خلاف نہ ہو جائے۔ تاشفین کو متوجہ نہ پا کر ملک نے موقع دیکھ کر گولی چلائی۔ حامد اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو تاشفین کو دھمکا رہا تھا۔ ملک کو دیکھ کر اس کے چہرے پر دکھ کے تاثرات نمودار ہوئے۔ ابھی بھی اسے اپنے گناہوں کی کوئی شرمندگی نہیں تھی، اور وہ اپنے بیٹے کے سامنے اس کی بیوی اور بہن کو بیچنے کی بات کر رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی ٹریگر دبایا، حامد لپک کر تاشفین کے آگے آ گیا اور گولی اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ وہ کراتے ہوئے نیچے گر پڑا تو تاشفین کا چہرے کا رنگ فاق ہوا اور وہ فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور حامد کا سر اٹھا کر گود میں رکھا۔ اپنے بیٹے کو خون میں لت پت دیکھ کر ملک کے ہاتھوں سے گن چھوٹ گئی۔ حامد، میرے بچے کیا ہوا؟ ارے یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے تجھے مار ڈالا حامد۔ وہ حامد کے پاس بیٹھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خون روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب حامد نے اس کا کراتے ہوئے ملک کا ہاتھ ہٹایا، اس کا وجود اب بے جان ہو گیا تھا۔ تاشفین نے نفرت بھری نظر ملک پر ڈالی اور اسے دھکا دے کر حامد سے دور کیا۔ ایمبولینس، سم باڈی کال دی ایمبولینس۔ حامد کو اٹھاتے ہوئے وہ دھاڑا تو آفس کے ورکر بھاگتے ہوئے ملک کے آفس میں آئے۔ اسی دوران پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز آنے لگی تو جمیل وہاں سے بھاگنے لگا، جبکہ ملک تو حامد کو دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے وجود میں کوئی جنبش ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ویران آنکھوں سے تاشفین کو حامد کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر میں ہر طرف پولیس پھیل گئی۔ پولیس آفیسرز پورے آفس میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ کچھ بھاگتے ہوئے بیسمنٹ میں گھس گئے اور وہاں سے لڑکیوں کو بازیاب کروایا جنہیں ملک 1-2 دنوں میں آگے بیچنے والا تھا۔ جمیل کو بھاگتا دیکھ کر پولیس نے اریسٹ کر لیا۔ ملک سمیت سب آفس ورکرز کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔